फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से क्लास 9th के वाइसिस हम बेटे आज डिस्कस करेंगे। इनके बेसिक रूल, बेसिक फार्मूलाइज जो हैं वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवा दिए थे। हेयर आई हैव जॉटेड डाउन अ फ्यू एग्जांपल्स, ओनली 9 एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज एक्टिव इनटू पैसिव वन। तो मैं एक एक सेंटेंस को इंडिविजुअल आपको समझाता जाऊँगा ताकि आपकी इसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। और यूजुअली सेंटेंसेस आर गिवन इन द पेपर फ्राम योर कंपोजिशन से अक्सर वो फ़िक्रे देते हैं आपको, तो इसमें कंपोजिशन का कोई फ़िक्रा भी नहीं है। अगर आप इनको देखें बेटे, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, इफ़ यू नो द बेसिक फार्मूलाज यू कैन कन्वर्ट एनी एक्टिव इनटू पैसिव वन। अगर आपको फार्मूले आते हैं ना, आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूलाज का आना इंतहाई ज़रूरी है। लेट अस सी ही हेल्प्स द पुअर। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है बेटे टेंस की पहचान आपको होनी चाहिए। हेल्प्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है द पुअर, उसमें ज़ाहिर है कंटिन्यूस की हेल्प को इस्तेमाल करने का मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्टिव का ताल्लुक इंडेफिनिट से होगा, वी आर सपोज टू यूज़ द हेल्पिंग ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस इफ़ द एक्टिव इज बिलोंग टू कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस का तो वैसे भी नहीं ना बनता। तो उसमें आपने हेल्पिंग ऑफ के साथ बीइंग को ऐड करना है। एंड इफ़ योर एक्टिव इज़ इन परफेक्ट टेंस यू आर बाउंड टू ऐड बीन। अगर एक्टिव का ताल्लुक आपका परफेक्ट से है, प्रेजेंट परफेक्ट से है, पास्ट परफेक्ट से है या फ्यूचर परफेक्ट से है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने बिन का इजाफा करना है। फॉर्म विल रिमेन द सेम, आई मीन पास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। देखो ना, द पुअर, अब पुअर प्लूरल में हमेशा इस्तेमाल होता है। द पुअर आर, उसकी तीसरी फॉर्म लगा दें हेल्प्ड। ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट अब इसका ऑब्जेक्ट बना देना आपने। बाय हिम, द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। वी सैंग सॉन्ग्स, ये पास्ट इंडेफिनिट दूसरी फॉर्म है। सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में आ जाएगा शुरू में। सॉन्ग्स वर संग बाय, ये सब्जेक्ट है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आस आ जाएगा, साथ आपने उससे पहले बाय ऐड करना है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड तीसरी फॉर्म हो जाएगी इसकी बाय मी। शी हैज़ रिसीव्ड अस, हैज़ बता रहा है आपको कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो डेफिनेटली हम इसके साथ बिन का इजाफा करेंगे। बट न्यू हेल्पिंग विल बी इन अकॉर्डेंस विद द न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, टेंस विल रिमेन द सेम। ये वी, शी के साथ हैज़, तो वी के साथ ज़ाहिर हैव लगता है, बिन का आपने इजाफा कर देना है। वी हैव बीन रिसीव्ड बाय हर। आई वॉज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, ये ज़ाहिर है आपका ये जो है पास्ट कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में मैंने अभी बताया था आपको बीइंग का इजाफा करके तीसरी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हो जाएगा द स्टूडेंट्स वर बीइंग, द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। दे विल हैव किल्ड द स्नेक, will have future perfect definitely, तो the snake will have been killed by, they का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो them होता है। he did his job, ये आपका सब्जेक्ट है। possessive case can never be changed, subjective case will be changed into objective and objective case will be changed into subjective one, but there we must not have any sort of change in possessive case of pronoun। pronoun के possessive case में आपने किसी किस्म का उसमें तब्दीली नहीं लानी, वरना जुमला बेटे गलत हो जाएगा आपका। he did his job, तो his job चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो उसकी तीसरी फॉर्म डन होती है, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस से इस्तेमाल करेंगे। his job was done by him। चलें जी, वी वर टेकिंग टी, टी वॉज बीइंग
टी वॉज बीइंग, उसकी तीसरी फॉर्म आ जाएगी टेकन बाय अस। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय अली। तो ये एक्टिव को हमने पैसिव में चेंज किया। अच्छी बात ये होगी कि आप उसकी ये सारे इसको अभी ना आप उतारिएगा, सिर्फ इनको उतार के तो आप खुद हल करें और फिर देखें कि कहाँ कहाँ आपने गलती इसमें की है। इफ़ यू आर अनएबल टू कम्प्रीहेंड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, या इफ़ यू थिंक कि आप अगर आप समझते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, हमें ये पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, तो यू मे कॉन्टैक्ट मी थ्रू कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। तो उसके अगला जो इसको बेटे उतार लीजिएगा, जो पैराग्राफ हैं उसके वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मुताला हम देख रहे थे व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन के अहम ख़त-ओ-ख़ाल क्या थे, अहम खसूसियात उसकी क्या थी, वो चंद एक हमने की थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था। ये मैं जब तक सवाल ख़त्म नहीं होता तब तक इसकी डेफिनेशन आपको बताता रहूँगा ताकि आपके दिमाग में रच बस जाए। वो वी कैन डिफाइन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स फॉर विच वी रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। बुनियादी उसूल व ज़वाबित जिसके तहत मुल्क या रियासत का निज़ाम चलाया जाता है, इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1956। 1956 का पहला आइन बना था, 47 में पाकिस्तान बना। तो हमें 9 साल का अरसा लग गया दस्तूर बनाने में। हाउस ट्रेन के ये दस्तूर सर्वाइव ना कर सका, और 2 साल 7 माह ये इसकी उम्र है बेटे। टोटल 2 साल और 7 माह के बाद ये जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि अयूब खान इम्पोज मार्शल लॉ देन। अयूब खान ने उस ज़माने में मार्शल लॉ जो था ना वो लगा दिया था। अगली हेडिंग है जी अदलिया की आज़ादी। ये जो अदलिया है ये किसी भी स्टेट के अंदर एक बुनियादी सतून हुआ करता है। अदलिया प्रोवाइड्स अस जस्टिस, हमें इंसाफ फ्राहम करती है। इंसाफ बेटे कब फ्राहम होता है, जब उस पर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, उसको प्रेशराइज़ ना किया जाए, उस पर किसी किस्म का दबाव ना हो। तो आईन 1956 के तहत इस चीज़ की ज़मानत दी गई कि अदलिया विल बी फ्री, अदलिया आज़ाद होगी। वो अपने असूल व ज़वाबित के मुताबिक दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द लॉज, कवानीन में जो चीज़ बयान कर दिया गया है वो उसके मुताबिक फ़ैसला जात करेगी और 56 की आइन की मुहाफ़िज़ भी होगी। इसके जजों की तकर्री प्रेसिडेंट जो हैं वो अमल में लाएंगे, और जजों को कौमी असम्बली मुआख़ज़े के ज़रिए, मुआख़ज़ा एक नया वर्ड है जी, मुआख़ज़ा, इम्पीचमेंट कहते हैं इसको। अगर किसी ज़रिए से पता चल जाए कि जज ने करप्शन की है या जज अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने के काबिल नहीं रहा, तो फिर उसको अकाउंटेबल करार दिया जाता है, उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। उन इल्ज़ामात को कौमी असम्बली में डिस्कस किया जाएगा, और अगर उसकी 2/3 अक्सरियत उसके ख़िलाफ़ वोट दे दे तो ये अपने ओहदे से अपना ओहदा छोड़ देंगे ये। अच्छा, वाह शहरियत बेटे नेशनैलिटी को कहते हैं। इट इज़ वेरी असेंशियल इन द इंटरनेशनल लॉ, ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट पोजेस हिज और हर पर्टिकुलर नेशनैलिटी। उसका ताल्लुक किसी न किसी के साथ वाबस्ता होना चाहिए, किसी न किसी मुल्क के साथ उसका ताल्लुक वाबस्ता होना चाहिए। पाकिस्तानियों को वाहद शहरियत हासिल थी, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो मगरबी पाकिस्तान में रहे हैं, कोई पंजाबी या सिंधी या बलोची या KPK का रहने वाला, बंगाल, ढाका, कहीं का भी रहने वाला है, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलाएंगे। मशरक़ी पाकिस्तानी या मगरबी पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे। वेयर एज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो सिटीजन हैव ड्यूल नेशनैलिटी, उनको दोहरी शहरियत मिली हुई है। एक तो वो मरकज़ी वफाकी हुकूमत के स्टेट्स के USA के वो नेशनल हैं, और इसके अलावा जिस रियासत में वो रह रहे हैं उनको उनकी वो भी नेशनैलिटी भी उनको हासिल है। चलें जी आगे चलते हैं जी। पाकिस्तानियों को वहाँ शहरियत हासिल होगी। बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स वर गारंटीड टू एवरी सिटीज़न लिविंग इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ UNO, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो बुनियादी हकूक़ का चार्टर दिया गया है उसके मुताबिक इनको आज़ादी वगैरह फ्राहम की गई। और इस चीज़ का इरादा किया है कि दोज फंडामेंटल राइट मस्ट बी सिक्योर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो उन बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ होगी। सब तमाम शहरों को बिला इम्तियाज़ रंगो, नस्ल, कास्ट, मज़हब उनको बुनियादी हकूक़ हासिल होंगे, और उनको सुप्रीम कोर्ट स्टेट की जो है ना वो सिक्योर करेगी। सरकारी ज़ुबानें,
2 सरकारी ज़ुबानें करार दी गई। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि मशरक़ी पाकिस्तान के बड़े इश्यूज़ वगैरह थे। हालांकि कायदे आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ बयान कर दी थी कि उर्दू को वो लाइक करते हैं, उर्दू ही पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी। लेकिन उनका एक जवाब था कि हम लोग बंगाल में उधर रहते हैं, लिहाजा एक की बजाय 2 कौमी ज़ुबानी होनी चाहिए। एहतजाज वगैरह भी किए उन्होंने। तो सरकारी ज़ुबानें 2 करार दी गई, एक उर्दू थी और दूसरी बंगाली थी। इस्लामी तफ़ात का बेटे उसमें तज़किरा किया गया। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला दस्तूर था हमारा, उसमें जो इस्लामी तफ़ात थी, एक तो सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। आइन की रूह से पाकिस्तान का नाम वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसका नाम रखा गया। सदर वज़ीर लाजमी तौर पर मुसलमान होगा। करारदाद मकासद को आइन के दबाचे में शामिल किया गया, जिसकी रूह से हाकमियत अल्लाह ताला की होगी और अख्तियारात अवाम जो है अल्लाह की मुक़द्दस अमानत समझते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे। इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए स्टेट्स अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेगी। कोई कानून भी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा। अच्छा जी, आइनी अदारे बनाए गए। अदारे तहकीकात इस्लामी था, एक पब्लिक सर्विस कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर, ऑडिटर जनरल जो है ये काबिल ज़िक्र आइनी अदारे जो थे उस ज़माने में बनाए गए। आइन मैंने बताया ना कि 9 साल की अनतक कोशिशों के बाद 2 साल 7 माह चला, आइन को मनसूख कर दिया गया। इसकी पॉलिटिकल बहस बड़ी शदीद किस्म की है। जहाँ आपकी बुक में जो मैं मेंशन किया है, पाकिस्तान के मखसूस हालात, सियासतदानों की बाहमी चपकल, जमहूरी इदारों में फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत, आला क़यादत के फुकरान, गवर्नर जनरल की हुकूमती मामलात में बेजा मनमानी ने आइन को ज़्यादा देर तक ना चलने दिया। 56 का ये आइन 2 साल 7 माह तक नाफज रहा, जिसके बाद अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान ने मुल्क की जमहूरी हुकूमत को बरतरफ करके फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी। तमाम अख्तियार खुद संभाल लिए। अयूब खान ने 56 का आइन मनसूख कर दिया। वफाकी और सूबाई असम्बलियाँ वगैरह सारी की सारी ख़त्म कर दी। तो बेटे ये आपका सवाल आज कंप्लीट हो गया है। ये बड़ा अहम सवाल है। ये चौथा चैप्टर पूरे का पूरा ही अहम है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यू मस्ट पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। गॉड ब्लेस यू। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।